एंगेजमेंट की बात लंबे वक्त से हम लोग सुन रहे हैं, जिस पर चर्चा भी हुई, उसको एक डिप्लोमेटिक विन भी बताया गया। सरहद पर क्या हो रहा है, इस पर अगर नेता विपक्ष बोले तो देश को कमजोर करने वाला कैसे हो गया? बिल्कुल आपने सही कहा अंजना जी। कोई शंका उठे, कोई विचार उठे, नेता प्रतिपक्ष को बोलना चाहिए। शंका का समाधान हो सकता है, पर पूर्वाग्रह का समाधान नहीं हो सकता। और अगर हठपूर्वक पूर्वाग्रह किया जा रहा हो तो समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि अंजना जी याद दिलाना चाहता हूं, यही तो वो लोग हैं ना, जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सर्जिकल स्ट्राइक पे, तो इनकी शंका का समाधान नहीं हुआ था। बालाकोट के बाद एयरफोर्स चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पर इनकी शंका का समाधान नहीं हुआ था। तो अब इसलिए जिसे कहते हैं ना, बदगुमा बहन की दारू नहीं लुकमान के पास, इसमें रखा है क्या देखे है जुआन के पास। अब मैं कह रहा हूं आज भी देख लो भाई, आप तो गूगल मैप्स अवेलेबल है ना, आप दिखा दीजिए। इस साल 2020 से पहले गूगल का मैप ये दिखा रहा था, आज मैप ये दिखा रहा है। मगर क्या करें, मुझे लगता है कि चीन के साथ जो करार करके आए हैं उस करार का इकरार है, या राजीव गांधी फाउंडेशन को जो चाइनीज एम्बेसी से डोनेशन मिला था उसका उधार है, कि जब तक चीन के लिए प्यार उभरकर सामने आने लगता है और उस चीन के बात पर भरोसा करते हैं। अंजना जी, गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, हमने सबकी सूची जारी की, सबका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया, और चाइना ने घायल की भी सूची नहीं जारी की। आप सोचिए, बगैर गोली चले हाथापाई की लड़ाई में 20 लोग मारे जाएं और दूसरी तरफ से कोई घायल भी ना हो। इस आंकड़े पर सिर्फ राहुल गांधी और विपक्षी यकीन कर सकते हैं, जबकि इंटरनेशनल एजेंसीज ने बाकायदा डाटा दे दिया था ऊपर की मैप कि 50 से 60 लोग उनके मारे गए, और चीन की सरकार डर रही थी कि इतने लोगों के मारे जाने की वो सूचना देगी तो इसलिए उनके यहां प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ना उन्होंने कोई मारे जाना तो छोड़िए, उन्होंने घायल को भी एक्सेप्ट नहीं किया। और राहुल गांधी जी अभी जो मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे थे और वो बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं उनको जाके चेक कर लेना चाहिए। चाइना में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी तेजी से बढ़ी 2023 में कि चीन ने जुलाई 2023 के बाद आंकड़े देने बंद कर दिए, और जनवरी 2024 तक आंकड़ा ही नहीं दिया। जनवरी 2024 से फिर जुलाई 2024 तक बेसिक पैरामीटर चेंज करके दिया तो 23% हो गई है बेरोजगारी की दर। अब इन्हें समझ ही में नहीं आ रहा है कि वहां हकीकत क्या है। मगर चीन का एग्जांपल देना पड़ रहा है। सुधांशु जी, चुनाव आयोग पर कहना चाहूंगा, आप देखिए, वो देखिए, मैं एक बात कहूंगा अंजना जी, वो भाग सकते हैं मुद्दे से, वो जहां जाएंगे हम उन्हीं की पिच पे जाके बैटिंग करेंगे। इसीलिए मैंने जितने उदाहरण दिए, चीन के डिफेंस मिनिस्टर का, चीन के फॉरेन मिनिस्टर का, चीन के सबसे बड़े उद्योगपति का, चीन की सबसे बड़ी कंपनी का, चीन के अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, जो आपके लाखों दर्शक देख रहे हैं। आज का सोशल मीडिया का जमाना है, अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो फाड़ पड़ेंगे आके, और नहीं तो शांति से बैठ जाएंगे कि वहां का डिफेंस मिनिस्टर गायब हुआ था कि नहीं, फॉरेन मिनिस्टर गायब हुआ था कि नहीं। अब एक बात मैं कह दूं, चुनाव आयोग वाली बात जो अभी केसी त्यागी जी ने कही, देखिए ये कहा जा रहा है शिरडी में एक बिल्डिंग में 60,000 लोग। अब देखिए, सुखदेव जी तो लोकसभा चुनाव लड़े हैं, तो ऑन एन एवरेज एक बूथ बनता है 1000 से 1500 लोगों पे, तो क्या उस बिल्डिंग में 40 पोलिंग बूथ बने थे? और ये अचानक लोकसभा में जो राहुल गांधी जी को इल्हाम हुआ उसके बाद समझ में आया। और जो केसी त्यागी जी ने बोला, तो मैं भी बचपन की दो घटनाएं याद दिला देना चाहता हूं, कोई दर्शक जाके चेक कर ले। 1985 यूपी का विधानसभा चुनाव, पूरे प्रदेश में वोटिंग हुई 40 से 42%, और अमेठी में जानते कितनी हुई अंजना जी? 97%, और कुछ बूथों में 100% से ऊपर। और राजीव गांधी जब चुनाव लड़े थे 91 में, उनकी डेथ हो गई थी, मगर डेथ से पहले चुनाव हो चुके थे। 19 लोग गोलियों के चक्कर में, गोलीबारी हुई थी और संजय सिंह को पेट में गोली लगी थी, राजीव गांधी के पक्ष में बूथ कैप्चरिंग करते हुए गोलियां चली थी। कोई जाके चेक कर ले, 19 लोगों के खिलाफ नामजद FIR थी। इसलिए, और उसके बाद जब मुख्य इलेक्शन कमिश्नर ये थे, जो जिसका उल्लेख अभी त्यागी जी ने किया, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, मनोहर सिंह गिल उस समय देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जब अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी अप्रैल में। क्यों नहीं चुनाव कराए गए मई में? क्योंकि उनको लगता था एक वोट की सहानुभूति ना मिल जाए, इसलिए चुनाव आयोग ने 6 महीना पीछे ले गए चुनाव, क्योंकि 6 महीने से अधिक पीछे ले नहीं जा सकते थे। और संयोग देखिए कि उसके बाद भी अटल जी दोबारा प्रधानमंत्री बने और मनोहर सिंह गिल आके इनकी सरकार में मंत्री बने। चुनाव आयोग का किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना और मंत्री बनने का एक उदाहरण है, और वो बता नहीं सकते कि सरकार गिरने के बाद तुरंत चुनाव क्यों नहीं कराए। जितने भी उदाहरण है, मैं भगत जी के पास जाने का टाइम हो गया, लेकिन सवाल है कि अगर 70 लाख लोग जुड़े और उस पर विपक्ष प्रश्न कर रहा है, तो चुनाव आयोग को स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर एक बिल्डिंग में 7000 लोग जुड़े या नहीं जुड़े, चुनाव आयोग बताएगा ना सच क्या है। अब जनता के सामने तो ये बात आ गई, अब आप फैक्ट्स बताइए। अगर आप ऐसी स्थिति में सुधांशु जी, तो आप फैक्ट्स बताइए, क्या ऐसा हुआ है एक बिल्डिंग में, और क्या 70 लाख लोग जुड़े हैं, तो आखिर इसकी वजह क्या थी? चुनाव आयोग सामने आए, चुनाव आयुक्त एक इंटरव्यू दे, बताएं कि क्या है। बिल्कुल, अरे बड़ी अजीब बात है, चुनाव आयोग ने तो वेरीफाई करके बाद ही वहां पे किया है। अगर इनको इतना बात पता है तो राहुल गांधी आज अपने भाषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बोले थे ना, कुछ नहीं, जनरल इंटेलिजेंस से रैंडम सिलेक्शन कर लें 70 लाख में से और दिखा दें कि ये लोग फर्जी थे। अब तो सूची अवेलेबल है ना मतदाता की, तो सदन में आके खाली हल्ला क्यों मचाना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बजाय कॉमन सेंस की इंटेलिजेंस का प्रयोग करिए, और आप इतने हजार लोगों को लेकर दिखा दीजिए कि साहब ये तो यहाँ पे रहते ही नहीं है, ये तो फर्जी है। अंजना जी, मैं भी थोड़ा समय चाहूंगा। दिल्ली में भी तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन आवेदन लोगों का रहता है। आप ये बोलिए, क्योंकि उनसे प्रश्न थे, आप इन तमाम सवालों का जवाब देखिए। देखिए दिल्ली में भी ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अब जो ये एक सवाल पूरा होने दीजिए सर। एक जो रेवड़ियों की होड़ लगी हुई है, मैं आपको बता सकती हूँ, नई दिल्ली के इलाके में जब से ये रजिस्ट्रेशन 2100, 2500 का 1100, कोई पार्टी कोई 2100, कोई 2500 दे रही है, एक होड़ मची हुई है लोगों में कि जल्दी से मेरा वोटर आई कार्ड पड़े, नहीं तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। ये भी एक वजह है कि एक बहुत बड़ा सर्च देखा जा रहा है वोटर कार्ड की रजिस्ट्री में। और ऐसा ही माझी लाडली योजना को लेकर भी महाराष्ट्र में एक लोगों में ये था कि जल्दी से जल्दी मेरा वोटर आई कार्ड बने, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। मैं अंजना जी आप ही की बात पे आ रहा हूं। जो भी ये चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि कोई भी वोटर जो 18 साल जिनकी उम्र हो गई है, वो कोई भी वोटर ना छूटे, ये उनका अधिकार है। अब मैं आ रहा हूं सुधांशु जी की बात पे। इन्होंने एक बात कही है
पूर्वाग्रह के बारे और शंका के बारे निश्चित रूप से थोड़ा मैं स्मरण दिला दूं, पूर्वाग्रह के बारे ये केवल चाहे सदन हो चाहे सदन के बाहर हो, पूरी की पूरी मोदी सरकार नेहरू जी के पूर्वाग्रह से ग्रसित है, ये एक बात है। बहरहाल मैं आ रहा हूं चाइना के बारे में जिन्होंने इन्होंने बात की है, थोड़ा स्मरण दिला दूं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कौन बनाया ये भी बता दे, चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिस गूगल की बात कर रहे हैं, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आज राहुल गांधी ने सदन में रखा कि हमारी स्थिति क्या है, हम युवाओं को कौन सी दिशा दे रहे हैं, ये सारी की सारी बातें स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सुधांशु जी, आज राहुल गांधी जी ने एक लीडर ऑफ अपोजिशन का दायित्व को निभाया जो कि आप नहीं निभा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेक ऑफ इंडिया निश्चित रूप से एक अच्छी आइडिया है, लेकिन मेक ऑफ इंडिया फेल हो गया है। आज हर सेक्टर पे आप देख लें आपने युवाओं को दिया क्या है। आज हर वो सेकंड ग्रेजुएट आपका अनएम्प्लॉयड है, 25% हमारे जो ग्रेजुएट हैं वो उनका बेरोजगार हैं। ऐसे बहुत सारे डेटा आपके पास है, मैं डेटा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बहुत विनम्रता से कर रहा हूं, राहुल गांधी जी ने जिन शंका का या जिन चीजों को उन्होंने शंका का समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया है या जो चीजें आपको बताया है, जो दिशा दी है, उसके बारे में गंभीरता से आपको चर्चा करनी चाहिए। और रहा बात चाइना की बात आप कहें तो जो आप उनकी कमियों के बता रहे कि बेरोजगारी दर और ये दर नहीं, स्वामी विवेकानंद जी की एक बात मैं आपको बता दूं, विवेकानंद जी ने उन सारी चीजों को ग्रहण करने की बातें कही है जो रचनात्मक हो, जो हमारे देश के फायदेमंद हो। जो कमियां उसको हम क्यों स्वीकार करेंगे। और रही बात अभी त्यागी जी का बहुत मैं सम्मान करता हूं, गांधी जी की बात मैं कहना चाहूंगा क्योंकि हम गांधी के देश है। गांधी जी ने एक बात कही थी, अगर विचारों में कोई विरोधाभास हो, विचारों में भिन्नता हो, तो पहले की जो बातें हैं उसे ना माना जाए, बाद में हम क्या कर रहे हैं उसे स्वीकार किया जाए। और राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना के माध्यम से देश में एक सामाजिक एक क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसे स्वीकार करना चाहिए। ठीक है प्रियंका जी, ईमानदारी से, चूंकि जातीय जनगणना पर उनकी बात खत्म हुई है, क्या आपको नहीं लगता है कि जातीय जनगणना के लिए अचानक जो ये सर्वथा प्रेम कांग्रेस पार्टी का जागा है, जो एक वक्त पर आरक्षण को लेकर ये मानती थी कि मतलब सोच समझ के इसको करने की जरूरत है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा और नुकसान है? क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा लड़ती है, अब सामने से सिर्फ कास्ट सेंसस ही वो तरीका है जिससे लगता है कि उस वोट बैंक में सेंध लग सकती है। नहीं, सबसे पहले तो वोट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन तब हो सकता है जब इलेक्शन कमीशन मानेगी कि हाँ ये कुछ प्रश्न चिन्ह जनता के बीच में उठ रहे हैं, अब पार्लियामेंट में वो गूंज रहे हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र चुनाव में गूंजे हैं, तो इसमें थोड़ा सा तो जनता में ये संतुष्टि दे कि ये गलत अगर कहीं कमियां हैं उसको हम पूरी तरीके से खत्म करने का काम करेंगे। दूसरी बात आपने कहा जातीय जनगणना को लेकर, महाराष्ट्र से मैं आती हूँ, महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में करती हूँ और चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी हम अब तक विवाद देख रहे हैं मराठा रिजर्वेशन को लेकर और मराठा बनाम ओबीसी का जो राजनीति की है भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में, वहां की जनता उससे वाकिफ है। अभी भी वहां पे एक मिनिस्टर बनकर बैठे हुए हैं जिनके लिए विवाद उठ खड़ा हो रहा है क्योंकि जातीय जनगणना से नहीं, जातियों के जो मतभेद चल रहे हैं उसको लेकर मृत्यु हो रही है और उनका रेजिग्नेशन की मांग की जा रही है, जो अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और आपस में ही वो महायुति में सब लोग एक दूसरे के साथ शामिल कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको वी कैन नॉट ब्रश इट अंडर द कार्पेट एज राजनीति। अब ये मन में लोगों के है और मराठा रिजर्वेशन को लेकर लड़ाई लंबी चल रही है महाराष्ट्र में। तीसरी बात मैं बस छोटी सी बात कहकर खत्म करना चाहूंगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर सुधांशु जी कह रहे थे। सुधांशु जी, चाइना और इंडिया में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाइना एक ऑटोक्रेसी है, हम एक डेमोक्रेसी है और हमें एक डेमोक्रेसी का मॉडल बनना है, हमें ट्रांसपेरेंसी, फ्री एंड फेयर मॉडल बनना है। हम चाइना की अनएम्प्लॉयमेंट को क्यों देख रहे हैं जब हमारा ट्रेड गैप ही चाइना के साथ $83.3 बिलियन हो चुका है, जो आप ही के कार्यकाल में हुआ है। रिकॉर्ड तोड़े हैं हमने ट्रेड गैप और बढ़ाने में। वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था हम मेक इन इंडिया करेंगे, हम ये ट्रेड गैप जो है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग 15% से 12% पे आ गिरा है, 2014 में 15% था, अब 12% पे आ गिरा है। तो हम भी पूछना चाहेंगे कि मेक इन इंडिया को हुआ क्या? तो आप दूसरों की नाक काटने से पहले जरा अपनी गिरेबान में तो झांकिए, आपकी सरकार कैसे चल रही है। आज वही आईना दिखाने का काम राहुल गांधी जी ने किया तो आप लोग सब तिल मिला गए हैं। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि आज उन्होंने महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया जिस वजह से आज चर्चा का विषय बना, वरना सभी लोग इस पर शांत हैं, पर इसका मुद्दा बनना जरूरी है, इस पर चर्चा होनी जरूरी है और मैं सकारात्मक तरीके से इसकी चर्चा चाहती हूं क्योंकि आने वाले समय में हमें अपनी तुलना ऑटोक्रेसी से नहीं करनी, अपनी तुलना डेमोक्रेसी से करनी है। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बने, एक पावरफुल डेमोक्रेसी बने, ना कि कुछ सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग कर सत्ता को काबिज करने का काम हो और एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी बनी रहे, जिस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है सुधांशु जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार त्यागी जी से जल्दी चलते हैं क्योंकि सुखदेव भगत जी ने त्यागी जी आपको जवाब दिया, उनका पुरानी बातों को छोड़िए, अभी क्या परिस्थिति बन रही है उस पर विचार करने की जरूरत है। एक हिमाचल प्रदेश के बराबर के नए वोटर विधानसभा से लोकसभा चुनाव 5 महीने के अंतराल में महाराष्ट्र में जुड़े, ये आरोप आधार बनाकर ये बड़े पैमाने पर, चाहे आप दिल्ली देखिए, जितनी विपक्षी पार्टियां वो आरोप लगा रही हैं। अब इसको कितना सीरियसली चुनाव आयोग को लेना चाहिए, क्योंकि आप एक जवाब एक पेज का दे दें, उसमें लोगों के मन में एक भ्रम रह जा रहा है, उसको आप खत्म नहीं करेंगे तो फिर लोकतंत्र की ताकत की बात हम कैसे करेंगे? ठीक है अंजना जी, जो आरोप लगाए हैं हमारी विपक्षी पार्टी ने उसके लिए सरकार जवाब दिए और जवाब देना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन भगत जी, जो पुरानी चीजें हैं उसको एकदम निपटा दे, खत्म करते हैं, वो भी सही नहीं है। जो राहुल गांधी जी ने उठाया है चीन का सवाल, मैं भी उनको याद दिला दूं कि इस पार्लियामेंट के अंदर
सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू पर चीन के मामले को लेकर के आया था, जब 1962 के चाइना युद्ध में हमारी दुर्गति हुई थी। मुझको याद है, मैं पढ़ता भी हूं, रामलीला मैदान में जनसभा हो रही थी पंडित नेहरू की, और लताजी गा रही थी, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। पंडित नेहरू की भी आंखों में आंसू आ गए थे। और अगले दिन संसद में जब डॉक्टर लोहिया ने पहला अविश्वास प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने पंडित जी को कहा कि हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपके नेतृत्व में हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज आपकी आंखों में आंसू नहीं, आपकी आंखें लाल होनी चाहिए थी, जिस तरह से शर्मनाक हार हमारी मोर्चे पर हुई है। लिहाजा इतिहास की अच्छी बातों से हमें सबक भी लेना चाहिए। ठीक है सुधांशु जी, अब आप प्रियंका जी की बातों का जवाब दीजिए, सुखदेव जी का भी। दोनों जो आरोप लगाए कि हमें तुलना लोकतंत्र से करनी है, हमें एआई हो, हर फील्ड हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, उसको कैसे आगे ले जाना है ये आपको तय करना है। जवाब देखिए आपके। बिल्कुल, मैं प्रियंका जी की बात को बिल्कुल कहूंगा। प्रियंका जी ने बहुत सही बात कही और राहुल गांधी को आईना दिखा दिया है कि डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में तुलना नहीं हो सकती है। चीन में सरकार चाहे एक आदेश देगी और आपको जमीन खाली करनी पड़ेगी, ना आप कोर्ट जा सकते ना कुछ, और बस आपसे कह दिया जाएगा एक अपार्टमेंट आपको 2 महीने बाद मिल जाएगा, खत्म, आगे कुछ नहीं हो सकता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग में जो वर्कर्स हैं उनकी जो वेजेस हैं जो अमेरिका के मुकाबले, दुनिया के मुकाबले 1/10 है, और जो सरकार तय कर देगी, फाइनल, खत्म। हर कंपनी के बोर्ड के ऊपर वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी रहेगा, वो तय करेगा, शेयर मार्केट का रेट भी खत्म। तो बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी ने, राहुल गांधी जी को सोच समझ के करना चाहिए। हमारे यहाँ 1989 से 2014 तक 25 साल अस्थिर सरकारें रही, और हमारे वो सरकारें रही जो चीन के साथ करार करती रही, चीन से एग्रीमेंट करती रही, चीन से डोनेशन लेती रही। चीन के किसी नेता ने भारत के किसी नेता के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, कोई डोनेशन नहीं लिया, इसलिए वाकई दोनों की तुलना नहीं हो सकती। अब जहां तक जातिगत जनगणना वाला विषय जो उन्होंने उठाया था सुखदेव जी ने, तो मैं कहना चाहूंगा, एक डेट बता रहा हूं जो आपके लाखों दर्शक हैं। 2021 से पहले कभी आपने राहुल गांधी का बयान नहीं सुना होगा कि जातिगत जनगणना करनी है, यानी कोविड की सेकेंड वेव से पहले। आप देखेंगे नहीं मिलेगा आसानी से। कारण क्या है? एक हेनरी लूसी फाउंडेशन है यूरोप में, जिसमें क्रिस्टोफर शेरलेट है, जिनको $4 लाख इनिशियली मिलेगा, हाउ टू टैकल द हिंदू मेजॉरिटेरिज्म। तो ये बात आई कि इसको टैकल करना है तो कास्ट सेंसस का प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। 2021 में दुनिया में कॉन्फ्रेंस हुई डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदू, और 2023 में उसी के कंटिन्यूएशन में हुआ इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। ये मैंने सिर्फ फैक्ट रखे, दर्शक अपने आप चेक करें कि अचानक जो कुछ बाहर से हुआ कि हिंदुइज्म को कैसे कंट्रोल करना है या डोमिनेट करना है। हेनरी लूसी फाउंडेशन, क्रिस्टोफर शेरलेट, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व एंड इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, 2021 से पहले के बयान में। की इजाजत देता है, आपको बीच में काट रही हूं मैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, चुनाव आयोग पर लगे आरोपों पर जनता को कैसे विश्वसनीय जवाब दिया जाएगा, ये इस वक्त सरकार की चिंता होनी चाहिए। विजय चौक में आज हम लोग मौजूद हैं। विजय चौक में ही आज मतलब संसद में यहीं पर राहुल गांधी ने आरोप लगाए, लेकिन आज यहीं पर वित्त मंत्रालय में एक बेहद खास इंटरव्यू, देश की वित्त मंत्री का